नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। मैं यशपाल सिंह बघेल एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम योद्धा 2020 में। जैसा कि दोस्तों आपको बताया, हम इतिहास पढ़ रहे थे। इतिहास में दोस्तों हमारा मध्यकालीन भारत चल रहा था, जिसमें हम दिल्ली सल्तनत के बारे में बता रहे थे। दिल्ली सल्तनत में दोस्तों हम तुगलक वंश के बारे में लास्ट लेक्चर में हमने बताया था, गयासुद्दीन तुगलक के बारे में और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, है ना। आज इससे हम आगे बात करेंगे। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखें, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं फिर किसके बारे में बात करेंगे आज बात करेंगे दोस्तों हम फिरोज शाह तुगलक के बारे में। फिरोज शाह तुगलक, चलिए फिरोज शाह तुगलक की बात करें। इसने जो शासन किया था दोस्तों, इसने किया था 1351 एडी से 1351 एडी से इसने किया था दोस्तों। कहां तक किया था इसने? 1388 एडी तक, 1388 एडी तक, ठीक है। और मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था दोस्तों को ये तुगलक वंश जो है सबसे अधिक शासन करने वाला वंश है ना। 94 वर्ष इसने शासन किया था और ये एसएससी के एग्जाम में एक बार पूछा गया है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे ना। सबसे ज्यादा किस वंश ने शासन किया दिल्ली पर? तो ये किया था दोस्तों तुगलक वंश ने, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं अब इसकी, किसकी बात कर लेते हैं? फिरोज शाह तुगलक की, है ना। तो बात करें कि ये जानकारी कहां से प्राप्त होती है फिरोज शाह तुगलक के बारे में, तो ये दोस्तों अफीक एक लेखक थे, अफीक, है ना। इनकी एक पुस्तक है दोस्तों, इस पुस्तक का नाम है तारीख ए फिरोज शाही। इसका नाम क्या है दोस्तों? तारीख ए फिरोज शाही। फिरोज शाही, ठीक है। एक और लेखक है जिन और दोस्तों और क्या है दोस्तों, इनकी एक आत्मकथा है। आत्मकथा से जानकारी प्राप्त होती है, किस नाम से है? फतूहात ए फिरोज शाही। फतूहात ए फिरोज शाही। फिरोज शाही से ही आपको फिरोज तुगलक के बारे में पता चल रहा होगा, है ना। नाम इसका इसी में दे दिया, ठीक है, फतूहात ए फिरोज शाही, ठीक है। तो इसके बाद चलिए बात करते हैं आगे दोस्तों। अगर इसमें बात करें तो भू राजस्व सुधार के बारे में बात करेंगे, भू राजस्व सुधार के बारे में ना। इससे पहले मैं बताऊं दोस्तों, ये जो फिरोज शाह तुगलक था ये कौन था दोस्तों? ये जो हमने पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में, आपको क्या पढ़ाया था? मोहम्मद बिन तुगलक, है ना। और उससे पहले क्या पढ़ाया था? गयासुद्दीन तुगलक। तो ये गयासुद्दीन तुगलक के भाई का पुत्र था। किसका पुत्र था ये? गयासुद्दीन भाई के पुत्र, गयासुद्दीन भाई का एक पुत्र था, इसका नाम था रज्जब। क्या नाम था इसका? रज्जब। तो ये रज्जब का पुत्र था, है ना। ये गयासुद्दीन तुगलक, जीटी से याद कर लेंगे आप, गयासुद्दीन तुगलक। ये गयासुद्दीन तुगलक के भाई रज्जब का पुत्र था, है ना। रज्जब का पुत्र था, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं भू राजस्व सुधार के बारे में कि इसने भू राजस्व सुधार में क्या क्या, जो टैक्स वगैरह थे कौन कौन से थे, कौन कौन से टैक्स हटाए इसने, कौन कौन से टैक्स लागू किए थे। तो भू राजस्व सुधार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भू राजस्व सुधार दोस्तों, आप कॉपी और पेन ले लिया करें, आप लिखते रहा करें, है ना, साथ साथ, और समझते भी रहा करें। क्योंकि मैं एक तो धीरे धीरे समझाता हूं आराम से, तो आराम से आप लिख भी सकते हैं और जो आप समझ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, दोनों काम साथ साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए भू राजस्व सुधार के बारे में बात कर लें। तो टैक्स की बात करते हैं दोस्तों। इसने क्या किया था? 24 कर इसने समाप्त किए थे। क्या किया था इसने? 24 कर समाप्त कर दिए, ठीक है। और ये 4 कर वसूल करता था। 4 कितने कर वसूल करता था ये? 4 कर वसूल करता था, ठीक है। 4 कर वसूल करता था, ठीक है। चलिए कौन कौन से 4 कर थे उनके बारे में थोड़ा देख लें। कौन सा था दोस्तों? पहला था जजिया, ठीक है। जजिया के बाद दोस्तों बात करें जकात, खराज,
खम्स, ये 4 कर थे, है ना। चलिए अब इनके बारे में पढ़ते हैं बारीकी से, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले किसके बारे में पढ़ोगे? जजिया के बारे में ही पढ़ लें। क्या हो गया, ये नंबर बढ़ गया दोबारा, है ना। तीसरा है, ये चौथा है, ठीक है। अब इसको साफ कर दे रहा हूं मैं ना, ये 4 करते हैं ना, कोई सा ही पढ़ लो पहले, उससे कोई फर्क नहीं है। चलिए मैं इसे साफ कर दे रहा हूं, आई होप आपने लिख लिया होगा। मस्त पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे और धीरे धीरे पढ़ेंगे, है ना। बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो भी इंपोर्टेंट पॉइंट हैं वो आपको जो है करवाए जाएंगे, ठीक है। चलिए तो पहले कर के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले किसके बारे में, चलो खराज के बारे में बात कर लेते हैं पहले, है ना। खराज, खराज या खम्स। अब ये क्या था दोस्तों, ये अगर इसकी बात करें तो ये क्या था, एक भूमि कर था दोस्तों, है ना। ये भूमि पर लगता था, यह क्या था, एक भूमि कर था, यह एक भूमि कर था, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। खराज या खम्स नहीं है, खम्स तो अगला था, है ना। खराज और खिराज, है ना, या तो खराज लिख लो या खिराज, ठीक है। चलिए तो बात करेंगे ये कितना लगता था। ये दोस्तों ये क्या था, ये गैर मुसलमानों से लिया जाता था। ये किससे लिया जाता था, गैर मुसलमानों से लिया जाता था। ये गैर मुस्लिमों से वसूला जाता था, ठीक है। और ये कितना होता था दोस्तों, ये उपज का 10% होता था, है ना, 10 से लेकर के 50 तक, है ना। अगर बात करें तो कितना, ये उपज का 10 से 50% तक था, ये, है ना, ठीक। यहां तक क्लियर। आगे बात, इसी में एक दोस्तों इसी का है उस्र नाम से, है ना। उस्र की बात कर लेते हैं शासक। तो उस्र से अगर बात करें तो ये क्या था दोस्तों, ये मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था, है ना। जो मुस्लिम किसान होते थे, मुस्लिम किसान, मुस्लिम किसानों से लिया जाने वाला कर, ठीक है। ये गैर मुसलमानों से लिया जाता था और ये मुस्लिम किसानों से लिया जाता था, ठीक है। उस्र की बात करें तो, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात करेंगे खम्स की। खम्स की बात कर लेते हैं। खम्स की दोस्तों अगर बात करें तो ये क्या था, ये युद्ध में जो युद्ध में माल लूट के लाते थे सैनिक, यानी जो सोल्डर सेना जो है, जो युद्ध में माल लूट कर लाती थी, तो उसकी भी हिस्सेदारी होती थी, है ना। और ये कितनी होती थी दोस्तों, अगर इसकी बात करें तो ये क्या था दोस्तों, युद्ध में लूटे गए माल पर कर, है ना, कितना होता था, ये 80% दोस्तों शासक का होता था, जो भी सुल्तान होता था, है ना, शासक। और 20% बात करें तो ये किसका होता था, सेना का होता था ये इसमें हिस्सा, ठीक है। युद्ध में लूटे गए माल पर कर कितना लगता था, 80% लगता था, यानी 80% शासक का है और 20% किसका होता था दोस्तों, सैनिकों का होता था, यानी सेना का होता था, ठीक है। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं जजिया के बारे में अब, है ना। जजिया कर के बारे में बात कर लें। जजिया का आप ध्यान रखेंगे, है ना। रजिया से मिलता है जुलता है, रजिया सुल्तान से, ठीक है। रजिया सुल्तान हमने पहले करा दिया था, उसको आप देख लेंगे। लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, सभी लेक्चर की जो भी प्लेलिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा ना, वहां से आप देख सकते हैं जो भी लेक्चर आपको देखना है। तो चलिए तीसरा नंबर किसका आता है दोस्तों, तीसरा आता है जजिया कर। जजिया कर, जजिया कर की दोस्तों बात करें, ये गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला कर था, है ना। ये क्या था, गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर,
ठीक है। अगर ये बात करें तो फिरोज शाह तुगलक ने ये, अगर बात करें ना तो एफटी मतलब दोस्तों फिरोज शाह तुगलक, एफटी मतलब फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो फिरोज शाह तुगलक ने सर्वप्रथम ये ब्राह्मणों से वसूल किया था ना। सर्वप्रथम किस पे लगाया था? फिरोज शाह तुगलक की, केवल फिरोज शाह तुगलक की बात कर रहे हैं तो फिरोज शाह तुगलक ने सर्वप्रथम ये किस पे लगाया था? ब्राह्मणों पर। सर्वप्रथम ब्राह्मणों से वसूला था। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, और ये कितना कितना होता था इसके बारे में, अगर वैसे तो एग्जाम में आता नहीं है ना। उच्च वर्ग से जो है दोस्तों 48 दिरहम लिया जाता था, ये जजिया कर है ना। और जो मध्यम वर्ग होता था उससे 24 दिरहम लिया जाता था, और जो निम्न वर्ग होता था उससे 12 दिरहम, यानी 12-12 की अंतराल। निम्न वर्ग से कितना? 12 दिरहम, और उससे जो मध्यम वर्ग होता था 24 दिरहम। दिरहम क्या है? एक मुद्रा है ना। और उच्च वर्ग से कितना लिया जाता था? 48 दिरहम। यहां तक क्लियर? ठीक है, अब चौथे की बात कर लेते हैं। 4 बताए थे ना कर हमने। ठीक है, तो जकात की बात कर लें तो ये मुस्लिम संपत्ति का 2.5% लिया जाता था, है ना। मुस्लिम संपत्ति का मुस्लिम संपत्ति का 2.5% कर, ठीक है, लिया जाता था। ठीक है, और इसमें एक और है दोस्तों, इसी का है, मतलब इसी में इसी के अंडर आता है। वो क्या है दोस्तों? हक ए सुर्ब। क्या है? हक ए सुर्ब। और ये हक ए सुर्ब है क्या? हक ए सुर्ब की बात करें तो ये क्या है दोस्तों? किसानों से लिए जाने वाला वो कर था, जिसमें क्या होता था, जैसे किसान, मान लो किसान हैं, तो मैंने बताया था नहरों का निर्माण हो चुका था, तो नहरों का जो पानी होता था वो किसान यूज करते थे। तो किसान जो यूज करते थे पानी, उसके बदले लिया जाता था ये जो कर है। कौन सा वाला? हक ए सुर्ब। ठीक है, पानी के बदले किसानों से लिए जाने वाला कर है ना। पानी के बदले किसानों से लिया जाने वाला कर। ठीक है, जैसे आजकल होते हैं ना बम्बे वगैरह होते हैं, नहर वगैरह, तो इनमें से जो पानी आता है तो उस पे जो है उसका पैसा जाता है, तो उसी प्रकार ये था। यानी आप पानी का यूज करेंगे किसान, तो उसका जो है टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं, ना इसको मैं साफ कर दे रहा हूं। हक ए शुरू हो गया ना, हक ए शुरू की। और इसमें एक और है दोस्तों, हक ए शुरू की तरह ही है, इसे बोलते हैं दोस्तों तरकात। क्या बोलते थे इसको? तरकात। तरकात की अगर बात की है तो ये तरकात क्या था? तो तरका जो था, जैसे कोई व्यक्ति है दोस्तों, तरकात का मतलब है, तरकात एक टैक्स है, इसका मतलब क्या है? जैसे कोई व्यक्ति है बिना संपत्ति के, वो उसका जराम जी हो गया, यानी राम नाम उसका सत्य हो गया है ना, यानी वो खत्म हो गया। अब वो खत्म हो गया तो उसकी जो संपत्ति होगी, यानी बची हुई जो उसकी संपत्ति होगी, वो उसमें राज्य कोष में ही जो है शामिल कर ली जाएगी। ये है तरकात आपका। ठीक है, जब कोई व्यक्ति बिना उत्तराधिकारी के, है ना, बिना उत्तराधिकारी के चला जाता है, यानी खत्म हो जाता है, यानी मृत्यु हो जाती है उसकी। चला जाना का मतलब क्या है? मृत्यु होना, मृत्यु होना। चला जाता है तो उसकी संपत्ति, है ना, तो उसकी संपत्ति राजकोष में शामिल कर ली जाती थी, है ना। किसमें? राजकोष में। राजकोष में
शामिल कर ली जाती थी। ये सेंटेंस थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया ना, वैसे भी वन लाइनर करवाता हूं, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। अब ये ज्यादा क्यों हो गया, क्योंकि ये आपको समझना पड़ेगा। यानी ये कोई व्यक्ति है, इसका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं, अगर वो खत्म हो जाता है तो उसकी जो संपत्ति होगी वो किस में शामिल हो जाएगी दोस्तों, वो राजकोष में शामिल हो जाएगी। ठीक, यहां तक बात समझ में आई। अब नहरों के निर्माण के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक के बारे में हमने ये बताया था आपको कि उसने नहरों का निर्माण करवाया था ना। इसने क्या किया था, एकदम नहरों का निर्माण तो करवाया, इसने एक नेटवर्क सा बिछा दिया। यानी इस नहर से मान लो ये कोई नहर है, ठीक है, ये कोई नदी जा रही है, मान लो गंगा नदी जा रही है या कोई और जा रही है, यमुना नदी जा रही है ना, तो इसका नेटवर्क बनाना ऐसे करके, यहां निकाल दो, एक खेती हो जाएगी इस साइड में, ठीक है, और एक ऐसे ऐसे करके, तो इसने क्या किया था, नेटवर्क सा बिछा दिया इसने। ठीक है, यहां इधर शहर बसे हुए हैं मान लो कोई, है ना, तो इधर शहर बसे हुए हैं मान लो, तो ये सब पानी कहां से पूर्ति हो रही है, इस वाली नदी से। ठीक है, तो इसने क्या किया था, नेटवर्क बिछाया था, किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, यानी FT ने। चलिए, तो नहरों के निर्माण के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले यमुना नदी के बारे में बात कर लेते हैं। यमुना नदी पर एक नेटवर्क कौन सा था, ये था दोस्तों आपका मांडल से बिहार तक, है ना, मांडल से हिसार तक, मांडल से हिसार तक। हिसार तक। ठीक है, आगे अगर बात करें यमुना में ही, अगर आगे बात करें दोस्तों, तो इसने एक और नेटवर्क बनाया था। ये कहां से कहां तक बनवाया था, ये बनवाया था दोस्तों बिहार से हिसार तक। ठीक है, यहां तक हो गया क्लियर, समझ में आया। यानी इसने क्या किया, नहरों का एकदम जाल सा बिछा दिया, यानी हर शहर के लिए या कस्बे के लिए इसने जो है रास्ता बना दिया, किसके लिए, पानी पास होने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे दोस्तों बात करें तो इसने और क्या किया था, इसने यानी ये सतलज नदी है, इस पे भी नेटवर्क बना दिया था। तीसरी नदी क्या है, सतलज। सतलज है ना, सतलज पे भी इसने नेटवर्क बना दिया था, है ना। तो अगर बात करें किसकी, इसकी फिरोज शाह तुगलक की, तो इसने क्या किया था, हिसामुद्दीन एक व्यक्ति था, इसने क्या किया था, हिसामुद्दीन एक व्यक्ति था, फिरोज शाह तुगलक ने उस हिसामुद्दीन को क्या किया था, अपने प्रांतों में भेज दिया कि हमें ये पता करवाना है, यानी हमें ये जानकारी आप दीजिए कि हमारा जो शासन है पूरा जो चल रहा है, हमारे जितने भी प्रांत हैं उनमें ये आप घूम करके आइए, या एक तरह से मान लो जनगणना करके आइए कि हमारी संपत्ति कितनी है। तो इसने क्या किया था, अपनी आय की गणना करवाई थी। ठीक है, किसके द्वारा करवाई थी, हिसामुद्दीन के द्वारा। तो आप लिखेंगे दोस्तों FT ने हिसामुद्दीन, नाम ध्यान रखेंगे आप, है ना। वैसे भी हिसामुद्दीन हिसाब से दिखाई दे रहा होगा, हिसाब जैसा ही है ना, अगर इसमें माँ की जगह बा होता तो हिसाब हो जाता आराम से। ठीक है, तो क्या है, FT ने हिसामुद्दीन को अपने प्रांतों में भेजा, आय की गणना करने के लिए भेजा। तो इसकी जो आय निकल के आई थी वो कितनी निकल के आई थी, वार्षिक आय की अगर बात करें इसकी दोस्तों, वार्षिक आय, आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे इस टाइम पर, है ना। इस टाइम पर आप टाइम देखिए कौन सा टाइम चल रहा है, 1351 से 1388 AD के बीच का, है ना। तो 6 साल उसने दोस्तों क्या किया, 6 वर्ष लगातार वो घूमता रहा, प्रांतों में घूमता रहा। तो उसने ये वार्षिक आय निकाल के दी थी, वो कितनी दी थी, 6 करोड़ 75 लाख, 6 करोड़ 75 लाख। इतनी आय थी हर साल किसकी, सुल्तान की। ठीक है, सभी टैक्स पेयर लगा करके, जितने भी टैक्स वगैरह होते हैं सबको लगा के कितनी, 6 करोड़ 75 लाख। ठीक है,
यहां तक समझ में आया आपके अच्छी तरीके से? चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद अब सैनिक सुधार के बारे में बात कर लें। ठीक है, सैनिक सुधार के बारे में बात कर लेते हैं। सैनिक सुधार की अगर बात की जाए, सैनिक सुधार, तो मैंने अलाउद्दीन के टाइम पर आपको बताया था कि उसने क्या किया, सैनिकों का हुलिया बनवाया था। अलाउद्दीन खिलजी है ना, अलाउद्दीन खिलजी वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि उसने सैनिकों का हुलिया बनवाया, घोड़ा दागने की प्रथा, नियमित वेतन देना स्टार्ट कर दिया उसने, है ना, वेतन देता था। तो लेकिन यहां पर थोड़ा सा चेंज हो जाता है ना। अलाउद्दीन वाला अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, एक बार जाकर के आप जरूर देखना, बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। एकदम क्लियर उसमें सब कुछ किया है मैंने, हर एक पॉइंट, है ना। तो सैनिक सुधार की अगर बात करें तो इसने क्या किया, नगद वेतन देना बंद कर दिया इसने, नकद, है ना, नगद वेतन देना बंद कर दिया। ठीक है, आगे दोस्तों अगर बात करें तो इसने अगर नगद वेतन देना बंद देते, फिर ये क्या देता था, कुछ तो देना पड़ेगा ना सैनिकों को, कोई फ्री में थोड़ी नहीं सेवा कर देगा, यानी जो उसकी सेना होती थी फ्री में थोड़ी नहीं कोई शामिल हो जाएगा। तो इसने क्या किया, वेतन के जगह पर इसने जमीन देना स्टार्ट कर दिया ना, जागीर देना, जागीर, जागीर मतलब जमीन, जमीन देना शुरू कर दिया, यानी ये क्या था, ये जमीन देने लग गया। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो अब देखो, जिसको अब जमीन है, जमीन में फसल कब होगी पता नहीं है ना, 6 महीने बाद आएगी, तब तक कैसे काम चलेगा सैनिकों का। तो सेना जो थी वो दोस्तों क्या होने लगी, वो कमजोर होने लग गई, सेना कमजोर हो गई। और अगर आप समझ सकते हैं कि जिस देश की सेना या जिस सुल्तानी सेना कमजोर हो गई ना, उस पर हर कोई आक्रमण कर देगा, उसको हर कोई हरा देगा। ठीक है, और आगे बात करते हैं दोस्तों इसमें और क्या किया इसने, दास प्रथा थी इस टाइम पर, दास प्रथा, दास प्रथा की बात करें, दास प्रथा थी उस टाइम पे, है ना, गुलाम रखता था ये, बहुत सारे गुलाम रखता था, 1,80,000 गुलाम थे इसके, 1,80,000 गुलाम थे। ठीक है, और उनके लिए इसने क्या किया था, अलग से एक डिपार्टमेंट बनवाया था, क्या किया था, एक अलग से विभाग की स्थापना करी थी, और इस विभाग का नाम क्या बना, इस विभाग का नाम क्या था दोस्तों, दीवाने बंदगान। यानी गुलामों के लिए इसने क्या किया, गुलामों के लिए अलग, गुलामों के लिए अलग से विभाग बनाया, और इस विभाग का नाम क्या था दोस्तों, है ना। विभाग के नाम की अगर बात करें तो इसका जो नाम था वो, अगर उसकी बात करें तो विभाग कौन सा था, ये दीवाने बंदगान इस विभाग का नाम था, है ना। नाम क्या था इसका विभाग का, दीवान ए बंदगान, याद रहेगा ये दीवाने बंदगान। इसने क्या किया था, इसने गुलाम ज्यादा रख लिए, ठीक है, और गुलाम जब ज्यादा हो जाएंगे तो उनका कुछ डिपार्टमेंट होना चाहिए, तभी तो पता चलेगा कौन सा गुलाम किस काम पर है। तो इसने क्या किया, एक गुलामों का एक जो है विभाग बना दिया, इसका नाम था दीवाने बंदगान। ठीक, चलिए आगे चलते हैं इसके बाद। अरे समझ में तो आ रहा है ना, लाइक कर दो अगर समझ में आ रहा है, तो पता चल जाएगा मुझे कितने लोगों के समझ में आया। कमेंट कर दिया करो अगर कहीं कुछ नहीं समझ में आए तो, इसमें से, है ना, मैं बताऊंगा अगले लेक्चर में, उसको रिपीट कर दिया करूंगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे दोस्तों अब बात करेंगे हम किसके बारे में, अब बात करेंगे दोस्तों इसके निर्माण कार्य के बारे में, है ना, जो स्थापत्य कला है, निर्माण क्या क्या किया इसने, है ना, किसके बारे में, स्थापत्य में योगदान क्या है इसका। स्थापत्य, स्थापत्य में योगदान। अब
क्या योगदान है ये देख लेते हैं। अगर योगदान की दोस्तों बात करी जाए तो इसने दोस्तों 5 शहर बसाए। कितने शहर बसाए दोस्तों? 5 शहर बसाए। कौन कौन से बसाए? यहां लिख लेते हैं 5 शहर बसाए। अब कौन कौन से शहर बसाए? पहले अगर बात करें तो हिसार बसाया था इसने, ठीक है। दूसरे की अगर बात करें तो क्या बसाया था इसने? फतेहाबाद। ठीक है। तीसरे की अगर बात करें तो क्या बसाया था इसने? फिरोजाबाद बसाया था। कौन सा? फिरोजाबाद। फिरोजाबाद। और कौन सा फिरोजाबाद? ये यूपी वाला फिरोजाबाद नहीं है। ये कौन सा फिरोजाबाद है? दिल्ली में है फिरोजाबाद, है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे अगर बात करें तो कौन सा है? जौनपुर। जौनपुर के बाद अगर बात करें तो अगला कौन सा है? फिरोजपुर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा, आई होप। ठीक, चलिए आगे बात करें फिर। इसके बाद समझ में आ गया ना? 5 शहर बसाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हिसार बसा दिया, फतेहाबाद बसा दिया, फिरोजाबाद बसा दिया, जौनपुर और फिरोजपुर। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। इसके शासनकाल में है ना, मार्कर चेंज कर लूं, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। इसके शासनकाल में खान जहां तेलंगानी का एक मकबरा बना था। किसका? खाने जहां तेलंगानी। खाने जहां तेलंगानी का मकबरा बना था। किसके शासनकाल में? फिरोज शाह तुगलक के बारे में। लेकिन बनवाया किसने था ये? अगर इसकी बात करें तो ये निर्माण इसका किसने कराया था? जाना शाह ने इसका निर्माण करवाया, है ना। निर्माणकर्ता कौन था इसका? निर्माणकर्ता जाना शाह। और अगर इसकी विशेषता की अगर बात करूं तो ये अष्टकोणीय पद्धति में निर्मित भारत का पहला मकबरा है। ये किसमें? अष्टकोणीय पद्धति में। अष्टकोणीय पद्धति में निर्मित भारत का कौन सा मकबरा है? ये पहला मकबरा है ऐसा जो अष्टकोणीय पद्धति में पहला। यहां तक बात समझ में आई? यानी खाने जहां तेलंगानी का मकबरा इसके शासनकाल में बना था और निर्माण किसने करवाया था इसका? जाना शाह ने करवाया। और इसकी विशेषता क्या है? अष्टकोणीय पद्धति में बना ये भारत का पहला मकबरा है। ये ध्यान रखेंगे, इसको ध्यान रखेंगे, अष्टकोणीय पद्धति। ठीक है, अष्टकोणीय मतलब 8 कोण होंगे उसमें। ठीक है, आप समझ सकते हैं, ऐसी आकृति बनाई गई होगी कि जिसमें 8 कोण बने। ठीक है, चलिए आगे बात करें। आगे अगर बात करें दोस्तों तो इसने खिड़की मस्जिद का निर्माण कराया। किसने? एफटी ने, यानी फिरोज शाह तुगलक ने। खिड़की मस्जिद का निर्माण करवाया। ठीक है, यहां तक हो गया। और ये खिड़की मस्जिद है कहां? ये दिल्ली के पास है। ये दिल्ली के पास, यहां तक हो गया। ठीक है, आपकी समझ में आ गया होगा ना ये सब मैं जो समझा रहा हूं। आप कमेंट करके मुझे बताया करें कि ये जो है मैं जो एक्सप्लेन करता हूं ये आपकी, ऐसे नहीं कि मैं लिखता ही जा रहा हूं, है ना। ऐसा तो नहीं है कि मैं लिखने पर ज्यादा ध्यान दे रहा हूं, समझा नहीं रहा हूं। मैं एक एक लाइन को बता ही देता हूं, आपकी समझ में आ ही रहा होगा, है ना। पॉइंट बाई पॉइंट करा रहा हूं हर वंश को, और हर वंश में हर सुल्तान को, यानी हर जो शासक है उसके बारे में डिटेल से आपको बता रहा हूं। ठीक है, और ये हर प्रकार के एग्जाम में जो है लाभदायक रहेगा, चाहे वो एनटीपीसी, चाहे वो रेलवे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एसएससी हो, बैंक हो। ठीक है, सभी प्रकार के एग्जाम में जहां पर हिस्ट्री आता है वहां पर ये आपके लिए
लाभदायक रहेगा ये वाला लेक्चर, ठीक है। यानी मेरा प्रत्येक लेक्चर जो भी हिस्ट्री का है, एसएससी, रेलवे, बैंक, ये सब में जो है लाभदायक रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब खाने जहां तेलंगानी का मकौड़ा तो बनवा दिया, ठीक है। आई होप ये आप सब कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बात कर लेते हैं। आगे बात कर लेते हैं कुतुब मीनार, है ना। जब मैंने कुतुब मीनार के बारे में पहली बार बताया था तो आपको बताया हुआ उसमें कि जो इसकी 5वीं मंजिल है, कौन सी मंजिल, 5वीं है ना, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं, है ना, ऐसे करके बनाया था, है ना। वैसे है ये इस टाइप से ऐसे करके बनी हुई है ये, है ना, ऐसे करके बनी हुई है ये, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे डिजाइनिंग नहीं सिखा रहा मैं, है ना, आपको डिजाइनिंग तो सिखा नहीं रहा मैं। तो ये 5वीं मंजिल है, ये किसने बनवाई है, ये एफटी ने, यानी फिरोज शाह तुगलक ने। उस दिन ही बताया था ये पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल और ये 5वीं मंजिल, है ना, ठीक है। ये किसने बनवाई थी, अगर मैं पुरानी बातें बताऊं आपको तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश का पहला शासक था ये, है ना। इसकी भी वीडियो पड़ी हुई है, इसमें लिंक में डिस्क्रिप्शन में है, आराम से मिल जाएगी आपको, है ना। और इन तीनों की बात करें तो ये किसने बनवाए थे, ये इल्तुतमिश, इल्तुतमिश, है ना। और ये क्या है, फिरोज शाह तुगलक, इसको पूरा लिख लीजिए, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। यहां अगर लिख सकते हैं, इसने कुतुब मीनार, है ना, कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल बनवाई। किसने बनवाई, फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है। अगर आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और एक दो बार इसे और देख लेंगे, पता नहीं चलता कि कौन सी मंजिल किसने बनवाई है ना। निर्माण कार्य जो कुतुब मीनार का हुआ है वो किस प्रकार हुआ है, ठीक है। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं फिर, है ना। आगे बात करें तो इसने उसका एक सिक्का चलाया था, जो क्या नाम था उसका, शस्त्रगानी, है ना। एफटी ने क्या किया था, एफटी ने शस्त्रगानी, शस्त्रगानी की अगर बात करें तो ये क्या था, 6 जीतल का था ये, है ना, 6 जीतल का। यानी एफटी ने क्या किया था, शस्त्रगानी नामक सिक्का जो है चलाया था। सिक्का जो है क्या किया था, इसने चलाया, है ना। आगे बात कर लेते हैं, चलिए आगे बात करें तो उड़ीसा में एक पुरी का जगन्नाथ, यानी पुरी के जो जगन्नाथ मंदिर है उसको एफटी ने क्या किया, 1360 में ध्वस्त किया था, है ना। चलिए उसको लिखने की जरूरत नहीं है, वो आएगा नहीं। वैसे उड़ीसा की अगर बात करें तो जगन्नाथ है, पुरी में एक है ना, पुरी के जगन्नाथ मंदिर को एफटी ने क्या किया था दोस्तों, ध्वस्त किया था, ठीक है। आगे बात करें, नगरकोट का एक प्रसिद्ध मंदिर है ज्वालामुखी मंदिर, उसको भी एफटी ने क्या किया था, ध्वस्त किया था। ये कब किया था, 1361 एडी में किया था, ठीक है। यहां तक इसका कंप्लीट हो जाता है। आगे दोस्तों अगर एक और लिखना चाहें, एक लाइन और लिख सकते हैं इसमें आप, 1442 में, किसमें दोस्तों, 1442 नहीं है, 1412 में, 1412 में इसका एक अंतिम शासक होता है, किसका, तुगलक वंश का, है ना। और वो उसकी बात करें तो कौन था, वो नासिरुद्दीन महमूद था, ठीक है। 1442 एडी, ठीक है। नासिरुद्दीन महमूद, तुगलक वंश का अंतिम शासक था। यहां तक ये समझ में आया। अब ये नासिरुद्दीन महमूद एक बार और आ चुका था। ये नासिरुद्दीन महमूद एक दूसरा वाला जो था वो हमने इल्तुतमिश से पहले, इल्तुतमिश के टाइम पे कराया था, है ना। किसके टाइम पे,
उसके टाइम पे कराया था, बलबन के टाइम पे, है ना, बलबन के टाइम पे। बलबन का जो ससुर था, बलबन का जो कौन था, दामाद जो था, वो भी तो नासरुद्दीन महमूद था, जो टोपी सिल करके अपना जो व्यापार चलाता था। वो उसमें देखना आप, बलबन वाले लेक्चर में मैंने बताया था, है ना। तो बलबन से जो पहले वाला लेक्चर था उसमें देखना, और बलबन में भी बताया था मैंने, बलबन जो पढ़ाया था, है ना, उसमें देख लेना आप, है ना। लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप देख लेना। तो कुल मिला के बात यह है कि ये आपका फिरोज शाह तुगलक जो है पूरा होता है, यहाँ पे तुगलक वंश जो है पूरा होता है, ठीक है। और कुतुब मीनार के बारे में बता ही दिया। शशगानी नामक इसने एक सिक्का चलाया था, और 1412 ईडी में जो नासरुद्दीन महमूद था वो तुगलक वंश का क्या था, अंतिम शासक था, है ना। आई होप तुगलक वंश आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा, और मैं ऐसी आशा करता हूं कि इसमें से जो भी क्वेश्चन आएगा तुगलक वंश में से, आप उसे जो है आसानी से कर देंगे, है ना। कोई भी इसमें ऐसा पॉइंट नहीं छुड़ाया गया जो एग्जाम में आया हो। आप प्रैक्टिस सेट लगा के देख सकते हैं, या आप ऑब्जेक्टिव किसी भी बुक, जो भी आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव बुक हो, लूसेंट हो या किरण हो, या और भी कोई बहुत सारी बुक चलती है मार्केट में, अरिहंत की हो, है ना, या बहुत सारी हैं, ठीक है। मैं किसी बुक का प्रचार नहीं कर रहा, है ना। तो मैं ये आपको बता रहा हूं कि आप जो है पढ़ेंगे और फिर ऑब्जेक्टिव लगाएंगे, क्वेश्चन लगाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ जो है क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और वीडियो आपको जब आपने एंड तक देखा है तो इसे कम से कम लाइक तो कर ही देना अगर आपको अच्छा लगा हो तो, ठीक है। इसी के साथ आप दोस्तों अपनी प्रिपरेशन करते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।